Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड के रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी लेसन हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और उसकी नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल सकती है। पर आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 10th क्लास CBSE टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उसका जो फोर्थ लेसन है, फोर्थ यूनिट जिसको हम बोलते हैं, उसका लेसन है। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और ऑब्वियसली हम लोगों को ये टाइटल के अंदर ही पता चल जाता है कि हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरी के बारे में। और डायरी राइटिंग हम लोगों को ऑलरेडी पता है, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। डायरी राइटिंग जनरली हमारा डे टू डे लाइफ का जो इवेंट्स जो होता है उसको डायरी में लिखते हैं, उसको हम लोग डायरी राइटिंग बोलते हैं। और जनरली वो एवरीडे लिखा जाता है, ठीक है। और वो पास्ट में होता है। फॉर एग्जांपल मैं शाम को अगर लिखता हूँ तो आज पूरे दिन मैंने क्या किया और मेरा दिन कैसा रहा, और कल का जो शॉर्ट प्लानिंग होता है आगे का फ्यूचर का, वो भी तुम वहां पर कर सकते हो। और डायरी जो होता है वो जनरली उसको एक पर्सनालिटी, एक पर्सन, एज अ पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है। जैसे कि तुम्हारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो तुम्हारी डायरी को तुम बता रहे। और वहां पर इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है कि मैं आज सुबह में 5 बजे उठा, फिर मैंने चाय पिया। मतलब जो डेली रूटीन की चीजें होती है वो वहां पर नहीं लिखनी होती है। वहां पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अच्छी चीजें हुई है वो वहां पर लिखनी होती है। ओके, तो ये मैंने एक सिंपल भाषा में आपको डायरी राइटिंग के बारे में बता दिया है। पर उसकी डिटेल जो है वो हम जो वीडियो बनाएंगे डायरी राइटिंग के लिए वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। ऑब्वियसली ये डायरी राइटिंग है तो उसके राइटर वो सेम पर्सन ही रहेंगे, एनी फ्रैंक। ओके, तो बिफोर यू रीड में हम देखते हैं। बिफोर यू रीड, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929। मतलब ये जो टाइम है ना 1929, ये हम लोगों को याद रखना है कि दिस इज लाइक वॉर टाइम। ओके, वॉर जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा था, वो टाइम की बात कर रही है। February March 1945 वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। तो जर्मनी में रहते थे पर वो थी जूइश, मतलब ज्यू फैमिली में से वो लोग आते थे, इजराइल से। हु रोड वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन आम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो लोगों को हाइड करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ज्यूइश लोगों को वो टाइम पे वो लोग मार रहे थे, जो जर्मन लोग थे। तो उसकी वजह से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। और वो अंडरग्राउंड में जब थे तब उन्होंने वो डायरी राइटिंग लिखना चालू किया था। कौन सी सिटी में थे? आम्स्टरडम, जो कि हॉलैंड का कैपिटल है। हर फैमिली हैड मूव टू आम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप व्हेन नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। ओके, तो उनकी जो फैमिली थी वो कहां पर चली गई थी? आम्स्टरडम चली गई थी। पर जैसे जैसे नाजी लोगों का पावर, मतलब जो जर्मन लोग हैं उन लोगों का पावर बढ़ता गया तो वो लोग वहां पर ट्रैप हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो उनको सताया जाता था वो बढ़ता गया, तब क्या हुआ? द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। 1942 में वो लोग वापस अंडरग्राउंड हो गए इन द हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रांक्स ऑफिस बिल्डिंग। ओटो फ्रांक्स की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उनके नीचे अंडरग्राउंड हो गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल वो छुपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रेड मतलब वहां पर किसी ने उनको धोखा दिया। 2 साल तो वो छुपकर बचे रहे, फिर उसके बाद किसी ने धोखा दिया। एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड। ओके, उनको वहां पर एक कैंप में भेजा गया जिसको रेफ्यूजी टाइप कैंप बोला जाता है। वहां पर वो फैमिली को भेजा गया और वही जगह पर जो हमारे राइटर है एनी फ्रैंक, वो मर गए। किसकी वजह से? टाइफाइड जैसी बीमारी होती है, उसकी वजह से वो मर गए। इन बर्गेन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। ओके, उनकी बहन के जो दिन थे वो टाइम पे वो मर गए। मार्गोट फ्रांक, उनकी बहन का नाम क्या था? मार्गोट फ्रांक। हर फादर ओटू द ओनली सर्वाइवर ऑफ द फैमिली। अभी फैमिली में सिर्फ उनकी डैडी ओटू वही बच गए थे। रिटर्न टू द आम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड। वॉर के बाद वो आम्स्टरडम जब वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और वहां पर आकर उनको क्या मिला कि एनी फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी वो वहां पर अभी भी है।
कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्हें वो कन्विंस हो गए कि ये जो रिकॉर्ड है वो यूनिक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, और उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश किया इन इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया, मतलब उसको प्रिंट किया, उनको पब्लिश किया अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और वो डायरी का नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ठीक है, ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड तुम्हें पता होगा तो ही तुम्हें लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा. नेक्स्ट, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. ओके, अभी उनको 13th बर्थडे पे वो डायरी उनको मिली थी. एंड क्रॉनिकल्स इवेंट, क्रॉनिकल मतलब इतिहास, जो उनके लाइफ में जो भी घटनाएं घटती गई वो सब उन्होंने उनके अंदर लिख के रखा था. ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 वहां से लेकर 1 अगस्त 1940, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का रिकॉर्ड उन्होंने उसके अंदर लिख के रखा था. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, पहले वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, टू many languages and became one of the world's most widely read book. Okay, many language, बहुत सारी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया था और बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ा है. There have also been several films, और उनकी स्टोरी जो थी उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी गई है. टेलीविजन एंड थियोरिटिकल प्रोडक्शन, उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन मतलब वीडियोस वगैरह बनाए गए थे. एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा मतलब जो सिंग वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और गाना गा के एक्सप्लेन किया जाता है स्टोरी, वो भी उनकी स्टोरी के ऊपर किया था बेस्ड ऑन द डायरी. उनकी डायरी में जो इवेंट्स है उसके ऊपर ओपेरास भी बनाए गए थे. डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, और ये जो उनका, भले ही वो 13 साल की लड़की थी पर उनका जो काम था, उनका जो राइटिंग था वो बहुत मैच्योर दिख रहा था. एंड ऑल्सो इनसाइटफुल मतलब जो थॉट से भरा हुआ था. ठीक है, नहीं कि ऐसे ही नॉर्मल डायरी लिखा है, पर बहुत ही मीनिंगफुल था. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब नाजी लोगों ने जब उनके ऊपर कब्जा जमा के रखा था तो ज्यूइश लोग कैसे जीवन, कैसे दिन काट रहे थे, उसके बारे में लिखा गया. एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम. होलोकॉस्ट विक्टिम मतलब जहां पर एक कम्युनिटी के लोगों को, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को मार दिया जाता है. वो जो इंसिडेंट उनके ऊपर हुआ वो टाइम पे एन फ्रैंक क्या फील कर रही थी वो उन्होंने सब डायरी के अंदर लिखा है. ठीक है, और आज की जो हमारी डायरी है उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट लिखा गया है. सारी एक्टिविटी वहां पर नहीं लिखी गई है, क्योंकि अगर तुम्हें पूरा का पूरा जानना है तो पूरी जो डायरी है उनकी 2 साल की डायरी वो पढ़नी पड़ी. पर यहाँ पर सिर्फ कुछ पार्ट लिया गया है, मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पर दिया गया है. तो आइए हम लोग सीधा जाएंगे उनकी डायरी में उन्होंने क्या लिखा था. तो यहां से लेसन की शुरुआत हो रही है, हम लोग देखेंगे. राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl. मतलब उनका कहना ऐसा है कि मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि ये जब डायरी राइटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं भी नहीं पढ़ने वाली इन फ्यूचर, या तो कोई और भी नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि 13 साल की लड़की की बातें कौन सुनना चाहेगा, इसलिए उनके लिए स्ट्रेंज था. ओ वेल, पर इट डजंट मैटर, पर वो कुछ मायने नहीं रखता था. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. मतलब मेरी एक जरूरत है, कौन सी, कि मेरे दिल के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी के साथ शेयर करूं, किसी के साथ बताऊं, पर मेरे पास कोई है ही नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है. वॉर के टाइम पे कौन दोस्त होगा, इसलिए ये सारी बातें मैं किसी को बता सकूं, इसीलिए वो सबसे बड़ी मेरी जरूरत है कि मैं डायरी लिखना चालू करूं. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ओके, ये एक थॉट है, एक सेइंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर के अंदर बहुत सारी धीरज होती है, क्योंकि वो लोग सुनते हैं, वो लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, आदमी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं. नेक्स्ट, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. मतलब ऐसे वो बैठी थी चिंता में, बोर हो गई थी. एंड लिस्टलेस मतलब वहां पर कुछ काम करने के लिए था नहीं. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन, ऐसा सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रहूं और गो आउट, कि बाहर जाऊं.
आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ओके, मैं जहां पर बड़ी हुई वहां पर मैंने सोचा कि मैं यहां पर बैठती हूँ. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. और वहां पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि पेपर के अंदर बहुत सारी धीरज रहती है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ baked notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, तो उन्होंने सोच लिया कि देखो, मैंने तो ठाम लिया है कि ये डायरी जो राइटिंग में लिखने वाली हूं वो मैं किसी और को देने वाली हूं नहीं, कोई भी पढ़ने वाला है नहीं. ठीक है, जो कि स्टिफ बेक मतलब उसका जो कवर था वो थोड़ा स्ट्रांग था, वो किसी को देने वाली हूं नहीं. तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, और अगर रियल लाइफ में कोई अच्छा फ्रेंड मिल गया तो शायद उनके साथ शेयर करेंगे, और वो भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो कुछ हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है नहीं. तो इसलिए मैं डायरी राइटिंग करूंगी. ठीक है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. अभी मैं लाइफ में ये लेवल पे पहुंच गए कि मैं मेरी डायरी को पहला स्थान दूं, बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उनके लाइफ में और कोई फ्रेंड था ही नहीं. तो अभी क्या करेंगे, डायरी ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा उन्होंने थाम लिया और मन पूरा बना लिया कि मैं डायरी लिखूंगी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. ऐसा कोई भी यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की एक बच्ची दुनिया में अकेली है. मतलब वो उनकी फैमिली के साथ तो रह रही है पर इमोशनली वो अकेली है, ऐसा कोई यकीन ही नहीं करेगा. इसलिए मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करने दो. क्या कहा, आई एम नॉट एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स. ओके, मैं तो नहीं हूं पर मेरी परिस्थिति कैसी है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, एंड 16 years old सिस्टर. ओके, एक 16 साल की बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड. और वहां पर 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स कहकर बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. फैमिली है, आंटी है, अच्छा घर है. नो ऑन दी सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. ओके, दुनिया की सारी चीजें मेरे साथ है पर उसमें एक सच्चा दोस्त नहीं है, वन ट्रू फ्रेंड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. जब भी मैं फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि एक अच्छा टाइम में स्पेंड उनके साथ कर पाऊंगी. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. क्योंकि उन लोगों के साथ मैं ऑर्डिनरी बातें नहीं करना चाहती, पर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें उनके साथ करनी चाहिए. ऐसे फ्रेंड्स मुझे चाहिए. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वॉर की सिचुएशन में हमारे जो दोस्त है, जिनको 30 लोग जिनको पहचानती हो, वो लोग एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं हो पा रहे. क्यों? क्योंकि दूसरा एक प्रॉब्लम है कि वो ज्यूइश भी है. मतलब बाहर ज्यादातर जो जर्मनी में है वो उनके दुश्मन है, इसलिए वो एक साथ आकर बात भी नहीं कर सकते. ऐसी कंडीशन उनकी है. नेक्स्ट, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. मे बी वो मेरी भी गलती है क्योंकि हम कन्फाइड नहीं करते, मतलब एक दूसरे पर भरोसा हम लोग कर नहीं पाते. ओके, क्योंकि उनको भी पता है कि हम जूइश फैमिली हमको मारने के लिए आएंगे और उनके ऊपर भी कैसे भरोसा करें, वो लोग भी हम पर कैसे भरोसा करें. मतलब वो वॉर की सिचुएशन में ऐसा होता ही है. ठीक है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. हर एक केस में बस वही परिस्थिति है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहता. एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. और ये वॉर के सिचुएशन में ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो चेंज हो जाएगा, कि वो लोग भरोसा करने लगेंगे, मैं भी, ऐसा हो ही नहीं सकता. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और ये कंडीशन है जिसकी वजह से मैंने डायरी राइटिंग लिखना चालू किया. और मेन वजह कौन सी थी कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, और जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो लोग भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है. इसलिए मुझे डायरी लिखना है और डायरी ही मेरी फ्रेंड रहेगी और उसके साथ में बातचीत करती रहूंगी. नेक्स्ट, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. ये ऑलरेडी ये फ्रेंड मेरी इमेजिनेशन में तो था, पर अभी वो ऑलरेडी आ गया है, तो उसकी इमेज को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए मैंने क्या किया, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी. मुझे सिर्फ लाइफ के जो फैक्ट एंड जो फैक्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सिर्फ वही नहीं लिखना है द वे मोस्ट पीपल वुड डू. जैसे लोग लिखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सिर्फ फैक्ट लिख देते हैं, वैसा मुझे नहीं करना है.
बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मुझे क्या करना है, डायरी को मेरा फ्रेंड बनाना है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और इसीलिए ये मेरा जो फ्रेंड है, डायरी है, उसका मैं एक नाम दूंगा और वो नाम रहेगा किटी। मतलब मैं मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो इमोशंस है, उसके साथ शेयर कर सकूं, ऐसा मुझे करना है। इसलिए मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ डायरी को डायरी के तौर पे नहीं लिखना है, पर मुझे उसको फ्रेंड बनाना है। और जैसे फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं, वैसे ही मुझे मेरी हर एक दिल की बात वो डायरी के अंदर लिखना है। तो ये उनका बैकग्राउंड है। डायरी लिखने से पहले एनी फ्रैंक ने ये बैकग्राउंड दिया है, जो आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा है। तो आगे के वीडियोस में जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, वहां पर हमको पता चलेगा कि डायरी के अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो पर आज के वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया कुछ, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हो और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। ओके, आगे का पार्ट है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।